Rahim. I'm Dr. Muazzam Manzoor. First of all, I would like to present you the big picture of this subsection. इस सबसेक्शन में सबसे पहले हम अनलिंक्ड और लिंक्ड जीन्स के कंपैरिजन देखेंगे. सेकेंडली, ट्रेड्स की डिफरेंट टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे. थर्डली, वी विल जनरेट सर्टन हाई यील्ड पॉइंट्स रिगार्डिंग द हीमोफीलिया. फोर्थली, हम कलर ब्लाइंडनेस पे थोड़ी सी बात करेंगे. एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर डिस्कशन इन दिस पर्टिकुलर सबसेक्शन हम डिसीजन ट्री के ऊपर बात करेंगे फॉर डिटरमिनिंग द मोड ऑफ इनहेरिटेंस. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद अनलिंक्ड वर्सेस लिंक्ड जीन्स. यू सीन हियर, जो अनलिंक्ड जीन्स हैं बेसिकली दे आर फाउंड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, राइट. सो अगर दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं, मे बी क्रोमोसोम नंबर जो 9th पेयर के अंदर एक क्रोमोसोम और एक क्रोमोसोम जो 14th पेयर के अंदर है, तो अब जो जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम से प्रेजेंट होंगी, ऑफ कोर्स दे आर नॉन लिंक्ड जीन्स. सो ये अनलिंक्ड जीन्स हैं, सो दे आर फाउंड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स एंड दे सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर जीन्स. ऑफ कोर्स ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगे. लेकिन जो लिंक्ड जीन्स हैं बेसिकली दे आर फाउंड ऑन द सेम क्रोमोसोम. सो किसी भी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे जो भी जीन्स प्रेजेंट होंगी दे आर ऑल फिजिकली लिंक्ड विद ईच अदर, राइट. सो इसीलिए ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हो सकती, राइट, और ये इकट्ठी इनहेरिट होंगी. सो दे आर ऑल इनहेरिटेड टुगेदर अनटिल और अनलेस क्रॉसिंग ओवर ना हो. एन एक्सेप्शन है बेसिकली जो लिंक्ड जीन्स हैं, दिस इज एन एक्सेप्शन टू द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट. सो अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि like different cases देखे कि which of the following is exception of the Mendel's law of independent assortment, best response to this question would be linked genes is a major exception. So इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं like हमारे पास ये एक क्रोमोसोम पेयर है, राइट. यू सीन हियर, यहाँ पे हमारे पास A जीन प्रेजेंट है, यहाँ पे B जीन प्रेजेंट है, और चूंकि ये दोनों A और B एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं, सो A और B जो जीन्स हैं दे आर लिंक्ड जीन्स. जबकि अब देखें कि हमारे पास ये एक डिफरेंट क्रोमोसोम पेयर है, तो इस पे जो जीन प्रेजेंट है मे बी ये C प्रेजेंट है, राइट. सो A और C ये नॉन लिंक्ड है, B और C ये भी नॉन लिंक्ड है बिकॉज दे आर जस्ट प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम्स. ऑलराइट, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेट्स के ऊपर. तो बेसिकली जो ट्रेट्स हैं इसकी कई तरह की टाइप्स हो सकती हैं. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट द ऑटोसोमल ट्रेट्स जिनकी जीन्स ऑटोसोम्स पे होती हैं. सेकेंडली वी हैव गॉट सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स जिनकी जीन्स सेक्स क्रोमोसोम्स पे होती हैं. थर्डली वी हैव गॉट द सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स जो कि ओवरऑल कह लें कि प्रेजेंट ओनली इन वन सेक्स. ये बेसिकली वो ट्रेट्स हैं जो कि सिर्फ एक ही सेक्स में प्रेजेंट होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द एनाटॉमिकल डिफरेंसेस बिटवीन द जेंडर्स. और उसके बाद फिर फोर्थली वी हैव गॉट द सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स, राइट. बेसिकली ये दोनों जेंडर्स में हो सकते हैं लेकिन एक जेंडर में स्पेसिफिकली ये ज्यादा कॉमन हमें मिलते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स. चलें अब हम इनको जरा डिटेल से डिस्कस करते हैं. यू सीन हियर कि हमारे सेल्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, राइट. वी हैव गॉट द ऑटोसोम्स एंड वी हैव गॉट द सेक्स क्रोमोसोम्स. वी हैव गॉट द सेक्स क्रोमोसोम्स. तो बेसिकली हमारे अंदर टोटल जो क्रोमोसोम्स हैं वो 46 हैं. उसमें से जो कह लें कि 44 यानी कि 22 पेयर्स. सो यहाँ पे टोटल 23 पेयर्स हैं, बेसिकली 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के. सो 22 पेयर्स जो हैं बेसिकली ये ऑटोसोम्स के हैं और जस्ट 2 क्रोमोसोम्स यानी कि 1 पेयर जो है ये है सेक्स क्रोमोसोम्स का. आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी. ऑलराइट, तो इसमें अब देखें कि वो ट्रेट्स जिनकी जीन्स इन ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट होंगी हम कहेंगे ये ऑटोसोमल ट्रेट्स हैं, और वो ट्रेट्स जिनकी जीन्स सेक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होंगी हम कहते हैं कि ये सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स हैं. अब जो सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स हैं ऑफ कोर्स इनको फर्दर फिर हम सब डिवाइड कर सकते हैं इनटू 3 मेजर कैटेगरीज. एक इसमें हमारे पास एक्स लिंक्ड ट्रेट्स हैं जिनकी जीन्स प्योरली एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है. सेकेंडली वी हैव गॉट द वाई लिंक्ड जीन्स जिनकी जीन्स वाई क्रोमोसोम के ऊपर है. और थर्डली वी हैव गॉट द सूडो ऑटोसोमल ट्रेट्स जिनकी जीन्स एक्स और वाई दोनों पे हैं. अब यहाँ पे जरा आप एक फैक्ट को रियलाइज करें कि ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं ये
मेल्स में ये एक्स वाई है, फीमेल्स में ये एक्स एक्स है। और इसमें ऑफ कोर्स जो भी ट्रेट्स होंगे जिनकी जीन्स एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं, वेदर इन मेल और फीमेल, वो एक्स लिंक ट्रेट्स कहलाएंगे। और जो आप कह सकते हैं कि जो एक्स लिंक ट्रेट्स हैं ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में हमें मिलेंगे। लेकिन जो वाई लिंक ट्रेट्स हैं, चूंकि वाई क्रोमोसोम जस्ट प्रेजेंट ही मेल्स के अंदर है, तो बेसिकली जो वाई लिंक ट्रेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें मेल्स में मिलेंगे। अब जो स्यूडो ऑटोसोमल ट्रेट्स हैं इनको थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अब जस्ट इमेजिन करें हमारे पास ये से एक्स क्रोमोसोम है, से हमारे पास ये वाई क्रोमोसोम है। वी हैव गॉट द एक्स क्रोमोसोम एंड वी हैव गॉट द वाई क्रोमोसोम। अब इन क्रोमोसोम्स में कुछ पोर्शन ऐसा है जो कि एक्स का यूनिक है। लाइक ये वाला जो पोर्शन है एक्स का, राइट, ये एक्स का यूनिक है, इससे कंपेरेबल वाई का कोई पोर्शन नहीं है, राइट। सेम अब यहाँ पे इसके बारे में भी ग्राफिकली ये चीज कह सकते हैं, राइट। सो हम कहते हैं कि इसका ये जो रीजन है ये नॉन पेयरिंग रीजन है। सिमिलरली वाई क्रोमोसोम में भी ये रीजन और ये रीजन जो है नॉन पेयरिंग रीजन है, राइट। जबकि कुछ पोर्शन एक्स और वाई क्रोमोसोम का ऐसा है, राइट, जिसमें दोनों तरफ हमारे पास सेम जीन्स प्रेजेंट हैं सेम लोकाई के ऊपर। बेसिकली हम कहते हैं ये पेयरिंग रीजन है एक्स और वाई क्रोमोसोम का। सो आप ये कह सकते हैं कि एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के दो तरह के रीजन होते हैं, एक पेयरिंग रीजन और दूसरा नॉन पेयरिंग रीजन। जो एक्स लिंक ट्रेट्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम के नॉन पेयरिंग रीजन पे होते हैं, वाई लिंक जो ट्रेट्स होते हैं वो वाई क्रोमोसोम के नॉन पेयरिंग रीजन पे होते हैं, और स्यूडो ऑटोसोमल ट्रेट्स जो होते हैं ये एक्स और वाई के पेयरिंग रीजन पे होते हैं। और याद रहे कि ये जो एक्स और वाई है ये सेमी होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। बेसिकली अब इनकी भी, भले ये प्योरली होमोलोगस नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी भी इवन पेयरिंग होनी है ड्यूरिंग द प्रोफेज ऑफ मियोसिस, और इनमें भी जो पेयरिंग रीजन के अंदर जो जीन्स हैं उनकी क्रॉसिंग ओवर भी इवन होनी है, राइट। सो वो ट्रेट्स जिनकी जीन्स जो है वो एक्स और वाई के पेयरिंग रीजन में प्रेजेंट है, हम कहते हैं दे आर स्यूडो ऑटोसोमल ट्रेट्स। अब जो एक्स लिंक्ड ट्रेट्स हैं इन टर्न वो रिसेसिव भी हो सकते हैं और वो डोमिनेंट भी हो सकते हैं। सेम वैसे हम ऑटोसोमल के बारे में भी कह सकते हैं कि इवन ऑटोसोमल ट्रेट्स हैं ये रिसेसिव भी हो सकते हैं, डोमिनेंट भी हो सकते हैं। लेकिन जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं इनके ज्यादा चांसेस होते हैं अपीयर होने के इन द मेल्स, राइट। जबकि जो एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं इनके फीमेल्स में अपीयर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ये एक पैराडॉक्स है, यू सी हियर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव मेल्स में ज्यादा कॉमन क्यों है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स के अपीयर होने के। यू सी हियर कि अगर फर्स्ट करें कि मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम है, अगर एक्स के नॉन पेयरिंग रीजन पे कोई ट्रेट अगर आ जाता है तो वाई पे उसको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ भी नहीं है। सो अगर वो रिसेसिव फॉर्म में भी है स्टिल इट्स गोना गेट एक्सप्रेस्ड, राइट। चले ये बात तो समझ में आती है। लेकिन फिर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जो है ये फीमेल्स में ज्यादा कॉमन क्यों है। अब देखें फीमेल्स दे गेट डबल डोज ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स। तो अगर एक ट्रेट डोमिनेंट है, राइट, अगर है ही डोमिनेंट यानी कि वो होमोजाइगस फॉर्म में हो या हेटेरोजाइगस फॉर्म में हो, उसने एक्सप्रेस होना ही होना है। एंड अ फीमेल इज गेटिंग डबल डोज ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स। सो इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स हैं इनकी जो इंसिडेंस है वो फीमेल्स में निस्बतन ज्यादा है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑटोसोमल ट्रेट्स एंड द सेक्स लिंक ट्रेट्स। अब हम सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स पे थोड़ी सी बात करते हैं। बेसिकली जो सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स हैं दे आर लिमिटेड टू वन सेक्स और वन जेंडर, जैसे इनके नाम से ही जाहिर है। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रेस्ट से मिल्क की प्रोडक्शन है ये लिमिटेड है टू फीमेल्स। इसी तरह से जैसे बियर्ड है, फेस पे जो बियर्ड है, राइट, बेसिकली दिस इज लिमिटेड टू द मैन, राइट। सो जो मैन बियर्ड है ये सेक्स लिमिटेड ट्रेट है। सो सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स दे आर एक्चुअली लिमिटेड टू वन जेंडर, एनाटॉमिकल डिफरेंसेस की वजह से। जबकि जो सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट मोर कॉमनली इन वन सेक्स। जैसे अब जो पैटर्न बाल्डनेस है, अब जो पैटर्न बाल्डनेस है मेल्स के अंदर इट इज इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल डोमिनेंट। मेल्स के अंदर जो पैटर्न बाल्डनेस है, राइट, पैटर्न बाल्डनेस की मैं बात कर रहा हूं, मेल्स में इट इज इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल डोमिनेंट। जबकि फीमेल्स में इट्स इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल रिसेसिव। इस बात का क्या मतलब हुआ कि मेल्स में अगर इवन हेटेरोजाइगस फॉर्म में भी पैटर्न बाल्डनेस की एलील आ गई, हेटेरोजाइगस फॉर्म में भी आ गई, स्टिल इट्स गोना गेट एक्सप्रेस्ड। क्यों? क्योंकि वहां पे ये ट्रेट है एज ऑटोसोमल डोमिनेंट। जबकि फीमेल्स में चूंकि ये रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस फॉर्म में इसने एक्सप्रेस होना है।
ये हेटेरोजाइगस फॉर्म में इसने एक्सप्रेस नहीं हो पाना, राइट। सो आप देख सकते हैं कि एक जेंडर के अंदर पर्टिकुलरली एक ट्रेट ज्यादा कॉमन है, सो ये सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट है। सो जो पैटर्न बाल्डनेस है, जिसको मेल पैटर्न बाल्डनेस भी कहते हैं, दिस कैन बी प्रेजेंट बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स। जो मेल पैटर्न बाल्डनेस है, मेल्स फीमेल्स दोनों में हो सकती है, लेकिन इसकी इंसिडेंस मेल्स में कहीं ज्यादा है फीमेल्स की निस्बत। क्यों? क्योंकि मेल्स में बेसिकली ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट के तौर पे ये इनहेरिट होते हैं, जबकि फीमेल्स के अंदर ये ऑटोसोमल रिसेसिव के तौर पे इनहेरिट हो रहे होते हैं, एंड सो ऑन। सो दीज आर दी सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स। ओके, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हीमोफीलिया। आई होप कि आपने अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है लिंक्ड और अनलिंक्ड जीन्स की भी और टाइप्स ऑफ ट्रेट्स की भी। अब हम हीमोफीलिया पे थोड़ी सी बात करते हैं। सो ये सीन है कि हीमोफीलिया बेसिकली ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, राइट। सो ये एग्जाम के लिए एक 5 स्टार फैक्ट है कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। एग्जाम स्ट्रेट अवे आपसे पूछ सकता है कि हीमोफीलिया कैसा ट्रेट है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या वाई लिंक्ड रिसेसिव है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव एंड सो ऑन। तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, राइट। और इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें ब्लड एक्चुअली फेल्स टू क्लॉट प्रॉपरली आफ्टर इंजरी। देखिए, जब इंजरी होती है तो इंजरी में अल्टीमेटली बेसिकली इंजरी के बाद क्लॉट बनता है, और जो क्लॉट है किस चीज से बना होता है? क्लॉट बेसिकली ये दो चीजों से बना है, एक प्लेटलेट्स और दूसरे नंबर पे फिब्रिन। प्लेटलेट्स क्लॉट के अंदर बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे वॉल में ब्रिक्स होती हैं, और फिब्रिन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सीमेंट है, राइट। तो बेसिकली जो फिब्रिन है ओरिजिनली ये फिब्रिनोजन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और फिब्रिनोजन की फिब्रिन में कन्वर्जन के लिए ब्लड में बेसिकली हमें क्लॉटिंग फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे तो फिब्रिनोजन की फिब्रिन में कन्वर्जन नहीं होगी, जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होगी, जिसकी वजह से अगर पेशेंट हीमोफिलिक होगा तो वो ब्लीड करेगा, राइट। सो बेसिकली ये एक हेरेडिटरी डिसऑर्डर है जो कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, राइट। और इसमें बेसिकली इंजरी के बाद ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, और इसकी वजह क्या है कि रिडक्शन, मेल फंक्शन या एब्सेंस ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर है। और एट द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो क्यों रिड्यूस्ड है या मेल फंक्शनड है या वो एब्सेंट है, जस्ट बिकॉज उस रिस्पेक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर की जो जीन है वो म्यूटेटेड है या वो नॉर्मल नहीं है। अब जो हीमोफीलिया की टाइप्स है वो कौन कौन सी हैं? वी हैव गॉट द हीमोफीलिया टाइप ए, जो कि 80% जिसकी इंसिडेंस है, और ये मोस्ट कॉमन भी है। सो एग्जाम आपसे पूछ सकता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हीमोफीलिया कौन सी है? हीमोफीलिया ए। और इसमें जो फैक्टर डेफिशिएंट है, कौन सा फैक्टर डेफिशिएंट है? फैक्टर 8, राइट। सो एक टाइप हीमोफीलिया की हीमोफीलिया ए है। सेकेंडली वी हैव गॉट द हीमोफीलिया बी, राइट। ये सेकेंड मोस्ट कॉमन है, जिसमें फैक्टर 9 जो है ये डेफिशिएंट है, राइट। और थर्डली वी आर हैविंग द हीमोफीलिया सी, जिसमें फैक्टर 11 ये डेफिशिएंट है, जिसकी इंसिडेंस लेस देन 1% है, राइट। सो ये हीमोफीलिया सी जो है ये लीस्ट कॉमन है। तो इसमें आप ये भी गौर करें कि जो हीमोफीलिया ए है बेसिकली ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, राइट। हीमोफीलिया बी ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। सो बेसिकली जनरली हम हीमोफीलिया को यही कहते हैं कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, लेकिन एक मेजर एक्सेप्शन टू द रूल जो है वो हीमोफीलिया की एक रेयर टाइप है विच इज हीमोफीलिया सी, जो कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है बल्कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, राइट। सो ये ऑटोसोमल है। सो हीमोफीलिया सी के बारे में आप याद रखिएगा, ये एक पैराडॉक्सिकल फैक्ट है, डोंट गेट इट रॉन्ग इफ इट अपीयर्स ऑन द एग्जाम, कि जो हीमोफीलिया सी है ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, ना कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। जनरली स्पीकिंग हीमोफीलिया के बारे में हम कहते हैं, क्योंकि जो मोस्ट कॉमन फॉर्म्स हीमोफीलिया की एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो जनरली हम यही कह देते हैं कि हीमोफीलिया यस दिस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव। और उसके बाद फिर इफेक्ट क्या आता है, लाइक यू सीन है कि चूंकि जो एक्स लिंक्ड है हीमोफीलिया ए और बी दोनों एक्स लिंक्ड रिसेसिव हैं, तो दोनों मेल्स में ज्यादा कॉमन है। जबकि हीमोफीलिया सी चूंकि ऑटोसोमल है, तो ऑफ कोर्स ऑटोसोमल ट्रेट्स की जो इंसिडेंस है दोनों जेंडर्स में या दोनों सेक्सेस में सेम होती है। सो इक्वल चांसेस इन बोथ द सेक्सेस। सो दिस वाज अबाउट द हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अ नॉर्मल वुमेन हुज फादर वाज हीमोफिलिक ए। अब देखिए, एक वुमेन है, खुद वो नॉर्मल है, यानी कि जब उसको इंजरी होती है तो उसकी क्लॉटिंग नॉर्मल होती है, लेकिन उसका फादर क्या था? उसको हीमोफीलिया ए था। लाइक यू सीन हियर कि मे बी अब फादर के बारे में बताया गया कि फादर हीमोफिलिक था, और जो इस वुमेन की जो मदर है उसको हम नॉर्मल अज्यूम करते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर डॉटर प्रोड्यूस होनी है एज एन ऑफस्प्रिंग, तो इसमें जो फादर की तरफ से आना है वो एक्स क्रोमोसोम ही आना है। सो इसका मतलब ये हुआ
कि वो फीमेल जिसकी हम बात कर रहे हैं शी इज हैविंग द रिसेसिव अलील जो कि हीमोफीलिया की है, विच मीन्स कि ये जो फीमेल जिसकी बात हो रही है यानी कि ऐसी फीमेल जिसका फादर हीमोफीलिक होगा वो 100% क्या होगी, वो कैरियर होगी, राइट। शी मैरीज अ नॉर्मल मैन। अब ये नॉर्मल मैन के साथ अगर ये शादी करती है, लाइक नॉर्मल मैन कैसा होगा, ऑफ कोर्स यू हैव गॉट द एक्स एंड वाई। अब पूछा गया कि प्रोपोर्शन ऑफ देयर नॉर्मल चिल्ड्रन विल बी, अब इनके कितने % जो बच्चे होंगे वो नॉर्मल होंगे। अब हम देखते हैं इसके अंदर दिस वन, व्हाट डू यू थिंक, इसमें हीमोफीलिया की अलील आई है, सो नो, सो ये जो चाइल्ड होगा ये नॉर्मल होगा, राइट। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, ये भी नॉर्मल होगा। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, सो इसमें भी बेसिकली चूंकि इसमें एक हीमोफीलिया की ये फीमेल होगी, इसमें चूंकि एक अलील आई है हीमोफीलिया की, सो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, सो ये भी नॉर्मल ही होगी। बेसिकली ये प्रिसाइजली स्पीकिंग इट वुड बी अ कैरियर, राइट। जबकि दिस मेल, राइट, दिस वुड बी हैविंग द हीमोफीलिया। सो आपसे पूछा क्या गया है, प्रोपोर्शन ऑफ देयर नॉर्मल चिल्ड्रन विल बी। अब इनके जो अगर से 4 चिल्ड्रन हैं उसमें से आप देख सकते हैं कि 3 जो है वो नॉर्मल है जबकि एक हीमोफिलिक होगा, राइट। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी बीटा, दैट इज 75%। ओके, एक और क्वेश्चन है, हीमोफिलिक वुमेन मैरीज अ नॉर्मल मैन। ओके, हीमोफिलिक वुमेन है, वुमेन में हीमोफीलिया तभी होगा अगर वो होमोजाइगस होगी, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, तो जब तक वो होमोजाइगस नहीं होगी तब तक हीमोफीलिया डेवलप नहीं होगा। शी मैरीज अ नॉर्मल मैन, ओके, शी मैरीज अ नॉर्मल मैन, सो ये नॉर्मल मैन है। सो प्रोपोर्शन ऑफ देयर नॉर्मल चिल्ड्रन विल बी, अब नॉर्मल चिल्ड्रन के इनका प्रोपोर्शन क्या होगा, यू सीन है, सो एक्स एच एंड एक्स ये नॉर्मल, सेकेंडली एक्स एच एंड वाई, ऑफ कोर्स हम देख सकते हैं कि ये हीमोफिलिक हो गया, फिर एक्स एच एंड एक्स अगेन ये भी नॉर्मल, और उसके बाद फिर एक्स एच एंड वाई, तो ये हो गया हीमोफिलिक। सो पूछा क्या गया है, प्रोपोर्शन ऑफ द नॉर्मल चिल्ड्रन विल बी, सो हम देख सकते हैं कि ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, 2 out of 4 दे आर नॉर्मल एंड 2 out of 4 आर अफेक्टेड। सो नॉर्मल चिल्ड्रन भी 50% होंगे और जो अफेक्टेड चिल्ड्रन होंगे वो भी 50% होंगे, या आप ये भी कह सकते हैं कि सारे के सारे मेल्स अफेक्टेड होंगे, राइट, और सारी की सारी जो फीमेल्स होंगी दे वुड बी नॉर्मल। बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी चार्ले। अगर आपसे पूछा जाता कि कितनी फीमेल्स, ये क्वेश्चन और भी ट्रिकी हो सकता था, अगर आपसे पूछा जाता कितनी फीमेल्स नॉर्मल होंगी, तो आंसर क्या होता हमारा, सारी फीमेल्स ही नॉर्मल होंगी, क्योंकि फादर नॉर्मल है। अगर फादर नॉर्मल है तो सारी फीमेल्स ही नॉर्मल होंगी, राइट। और इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाता कि कितने मेल्स अफेक्टेड होंगे, तो भी आपका आंसर होता 100% अफेक्टेड होंगे। कितने मेल्स नॉर्मल होंगे तब आपका आंसर 0% होता। सो बी केयरफुल व्हाइल इंटरप्रेटिंग द स्टेटमेंट व्हाइल आंसरिंग सच सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। बिल्कुल ध्यान से ध्यान में रखिएगा कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, उसके मुताबिक आपने इस क्वेश्चन को आंसर करना है। अ हीमोफिलिक वुमेन मैरीज अ हीमोफिलिक मैन, तो हीमोफिलिक वुमेन है, शी मैरीज अ हीमोफिलिक मैन, ओके। Proportion of their daughters with normal clotting ability will be, अब ऑफ कोर्स मेल की तरफ से हमेशा डॉटर्स के लिए X विद हीमोफीलिया ही आना है, और फीमेल्स की तरफ से ऑफ कोर्स हमेशा X ही आना है, और वो भी हमेशा हीमोफिलिक ही आना है। तो इसका मतलब ये होगा कि डॉटर की प्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल दोनों की तरफ से, यानी कि मदर और फादर दोनों की तरफ से अफेक्टेड अलील ही आ रही है, तो हमेशा जो डॉटर होगी वो अफेक्टेड होगी। अब आपसे पूछा क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ देयर डॉटर्स विद नॉर्मल क्लॉटिंग एबिलिटी, तो चूंकि 100% अफेक्टेड है तो जो नॉर्मल क्लॉटिंग एबिलिटी है वो तो होगी 0% की। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी अल्फा। सो दिस वाज अबाउट हीमोफीलिया, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया। डोंट जॉइन एनी ट्रेडिशनल एकेडमी। नेशनल एप्टीट्यूड की तैयारी के लिए ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन ना करें। अगर आप ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन करने की बजाय ऑनलाइन एकेडमी जैसे कि टॉप ग्रेड है से एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं, तो इससे क्या फायदा होगा, इससे आप 6 से 8 घंटे डेली बेसिस पे अपनी सेल्फ स्टडी में ऐड कर लेंगे
और याद रखना कि सेल्फ स्टडी ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन डिटरमिनिंग द सक्सेस ऑफ ए स्टूडेंट इन द नेशनल एप्लीकेशन। और दूसरे नंबर पे आपकी प्रिपरेशन फास्टर, स्मार्टर और मच बेटर होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं एकेडमी गए बगैर, तो आप 50,000 से लेके 1 लाख तक तकरीबन अपनी जो कॉस्ट है उसको भी सेव करेंगे। Rely on your own textbooks and topgrade.pk only। मैंने ओवर लास्ट डेकेड बेतहाशा सक्सेसफुल और फेलिंग स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज किए हैं। जो स्टूडेंट्स का मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर है वो ये है कि वो स्कैटर्ड रिसोर्सेज यूज करते हैं, वो बहुत सारी जगहों से एट सेम टाइम तैयारी कर रहे होते हैं। सो ये उनको उनका जो ओवरऑल फोकस है तैयारी के ऊपर, उसको ये चीज स्पॉइल कर देती है। हमने topgrade.pk प्लेटफॉर्म को आपके लिए इसीलिए बिल्ड किया है कि आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा और टॉपग्रेड के अलावा किसी भी और रिसोर्स को कंसल्ट करने तक की जरूरत ना हो। सो रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स। अब जिस भी प्रोविंस से है, रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स एंड topgrade.pk ओनली, क्योंकि आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स के अलावा जितना कुछ भी आपको चाहिए अपने इम्तिहान की तैयारी के लिए वो ऑलरेडी इसमें टॉपग्रेड में मौजूद है। और यहाँ भी मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट 4-5 इयर्स में 200 से ज्यादा ब्रिलियंट टीम मेंबर्स ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है और इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक हम लेके आए हैं कि अब हजारों स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री इससे बेनिफिट ले चुके हैं। अब हम कलर ब्लाइंडनेस को डिस्कस करते हैं। सो यू सीन हियर, कलर ब्लाइंडनेस ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है और बेसिकली इसमें होता क्या है कि there is deficiency in the way you see the color। somehow जो कलर ब्लाइंड इंडिविजुअल्स होते हैं ये डिफरेंट कलर्स को आपस में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते और इसकी बैकग्राउंड रीजन क्या है? रिडक्शन, मेल फंक्शन और एब्सेंस ऑफ ऑप्शंस इन द कोन्स। अब देखें, हमारे जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं आईज में 2 तरह के होते हैं, रॉड्स एंड द कोन्स। रॉड्स ब्लैक एंड व्हाइट या नाइट विजन के लिए होते हैं, जबकि जो कोन्स होते हैं ये कलर्ड विजन के लिए होते हैं। आप ये याद रख सकते हैं, C फॉर कोन्स एंड C फॉर कलर। सो कोन्स आर फॉर द कलर विजन। तो कोन्स के अंदर बेसिकली जो आई के अंदर जो कोन्स हैं, कोन्स के अंदर ऑप्शंस बनते हैं नॉर्मली, और नॉर्मल ऑप्शंस बनने से हम नॉर्मल रंग देख पाते हैं। लेकिन अगर कभी उन ऑप्शंस की जो जीन है वो अफेक्टेड हो तो उससे क्या होगा? ऑप्शंस नॉर्मल नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से जो कलर्स की डिफरेंशिएशन है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की या कलर्स की डिफरेंशिएट करने की सलाहियत है वो अफेक्ट हो जाएगी। अब इसकी जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? वी हैव गॉट द प्रोटानोपिया जो कि रेड ब्लाइंडनेस है, ड्यूट्रानोपिया जो कि ग्रीन ब्लाइंडनेस है, और फिर ट्रिटानोपिया जो कि ब्लू ब्लाइंडनेस है। सो एग्जाम आपसे पूछ भी सकता है कि रेड कलर ब्लाइंडनेस इज ऑल्सो नोन एज, सो आंसर इज प्रोटानोपिया। Green color blindness is also known as deuteranopia and blue color blindness is also known as, answer is tritanopia। अब बेसिकली जो प्रोटानोपिया है या ये जो रेड कलर ब्लाइंडनेस है ये एक्स लिंक्ड है, जबकि जो ड्यूट्रानोपिया है यानी ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस ये भी एक्स लिंक्ड है, जबकि ट्रिटानोपिया यानी कि ब्लू कलर ब्लाइंडनेस जो है ये ऑटोसोमल है। सो जनरली तो हम ये कहते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, लेकिन ये वन मेजर एक्सेप्शन टू द रूल ब्लू ब्लाइंडनेस है। सो ब्लू ब्लाइंडनेस बेसिकली ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है बल्कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव। इसकी जो अलील है या रिस्पेक्टिव जीन है वो 7th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। अब चूंकि प्रोटानोपिया और ड्यूटानोपिया दोनों एक्स लिंक्ड हैं, सो दोनों मेल्स में आपको ज्यादा कॉमन मिलेंगे, जैसे कि हमारी जनरलाइजेशन है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स मेल्स में ज्यादा कॉमन होते हैं। और उसके बाद फिर ऑटोसोमल, ये जो ट्रिटानोपिया है ये ऑटोसोमल है ऑफ कोर्स, तो जो भी ट्रेट ऑटोसोमल होगा इसके दोनों सेक्सेस के अंदर जो चांसेस हैं वो इक्वल होने हैं। सो यू सीन हियर, सो ट्रिटानोपिया के जो चांसेस हैं मेल्स फीमेल्स में इक्वल हैं। ओके, अब हम कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। हियर वी हैव गॉट द स्टेटमेंट, अ नॉर्मल वुमेन हुज फादर वाज रेड ब्लाइंड। ओके, नॉर्मल वुमेन है खुद, लेकिन फादर रेड ब्लाइंड है, और ऑफ कोर्स अगर फादर रेड ब्लाइंड है तो फादर से डॉटर में एक्स क्रोमोसोम नहीं आना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फीमेल है ये बेसिकली ये कैरियर है, शी इज अ कैरियर। ओके, मैरिज अ रेड एंड वाज रेड ब्लाइंड, मैरिज अ रेड ब्लाइंड मैन। अब इस खातून की जो शादी होती है कैरियर की, ये होती है विद अ रेड ब्लाइंड मैन, राइट? रेड ब्लाइंड मैन के साथ शादी हो गई। प्रोपोर्शन ऑफ देयर चिल्ड्रन हैविंग नॉर्मल कलर विजन विल बी। अब कितने % बच्चे होंगे जिनकी कलर विजन नॉर्मल होगी? यू सीन हियर,
ये जो है ये डॉटर है, ये डॉटर है और इसको कलर ब्लाइंडनेस होगी, राइट। और उसके बाद फिर ये सन है, अब देख सकते हैं कि इसको भी कलर ब्लाइंडनेस होगी। और उसके बाद फिर ये डॉटर है, इसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी, बेसिकली ये डॉटर कैरियर है लेकिन ये होगी नॉर्मल। और जबकि ये जो सन है ये एब्सोल्युटली नॉर्मल होगा। सो इसमें आप देख सकते हैं कि इनके बच्चों में से 50% ऐसे हैं जो कि कलर ब्लाइंड हैं और 50% नॉर्मल हैं। सो आपसे पूछा क्या गया है, चिल्ड्रन हैविंग नॉर्मल कलर विजन। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज 50%. सो आंसर इज चार्ली. Another statement, if a red blind man marries a woman with normal vision. अच्छा जी, अब red blind man है, okay, so here we have got the red blind man marries a woman with normal vision. अच्छा जी, woman को बताया गया जिसकी visibility normal है। अब woman की visibility normal दो तरह से हो सकती है। एक ऐसी woman जिसकी visibility normal है, ये भी हो सकता है कि वो absolutely normal हो, और ये भी हो सकता है कि कैरियर हो, क्योंकि यहाँ पे वो डिफरेंशिएट कराया ही नहीं गया कैरियर है या एब्सोल्युटली नॉर्मल है, बस सिर्फ ये बताया गया कि उसकी विजिबिलिटी नॉर्मल है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, अब कीवर्ड यहाँ पे यूज क्या किया गया है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉटर हैविंग नॉर्मल विजन विल बी। अब डॉटर की नॉर्मल विजन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कब होगी, जब वुमेन जो है वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। वैसे तो नॉर्मल और कैरियर दोनों हो सकती थी, लेकिन चूंकि मैक्सिमम का वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है तो इसलिए हम ये अज्यूम करेंगे कि जो वुमेन है वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉटर हैविंग नॉर्मल विजन विल बी, अब डॉटर की कितने चांसेस हैं कि उसकी विजन नॉर्मल होगी। सो फादर की तरफ से तो ऑफ कोर्स एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड आना ही आना है डॉटर में, मदर की तरफ से भी ऑफ कोर्स नॉर्मल क्रोमोसोम ने आना ही आना है। सो जो डॉटर होगी उसके नॉर्मल विजन होने के चांसेस जो हैं वो 100% हैं, फॉर श्योर वो नॉर्मल ही होगी, क्योंकि अगर फादर की तरफ से अफेक्टेड अलील आ रही है तो मदर की तरफ से उसको सुप्रेस करने के लिए नॉर्मल अलील भी आ रही है। सो बेस्ट रिस्पॉन्स इज डेल्टा. Another question, if a red blind man marries a woman with normal vision, again same scenario है, red blind man है, marries a woman with normal vision, the minimum probability, अब word क्या यूज किया गया है, minimum probability, तो minimum probability of a daughter having normal vision will be, तो minimum probability कब होगी नॉर्मल विजन के साथ, जब वो जो फीमेल है वो होगी कैरियर, लाइक ये कलर ब्लाइंडनेस। सो लेट मी इरेज हियर, सो बेसिकली सीन हियर, सो ये है ये कैरियर है, फीमेल जो है ये कैरियर है, राइट। सो रेड ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमेन विद नॉर्मल विजन, ठीक है, द मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉटर हैविंग नॉर्मल विजन विल बी, सो रेड ब्लाइंड मैन है और वुमेन उसकी विजन नॉर्मल है, लेकिन हमने चूंकि मिनिमम प्रोबेबिलिटी पूछी गई है तो इसीलिए हमने अज्यूम कर लिया कि जो वुमेन है विद नॉर्मल विजिबिलिटी वो कैरियर है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉटर हैविंग नॉर्मल विजन विल बी, अब देखें फादर की तरफ से तो डॉटर में अफेक्टेड क्रोमोसोम 1 आना ही आना है, लेकिन मदर की तरफ से चांसेस हैं कि ये अफेक्टेड क्रोमोसोम अफेक्टेड आ जाए, क्रोमोसोम विद अफेक्टेड अलील, या क्रोमोसोम आ जाए विद नॉर्मल अलील। तो 50% चांसेस हैं अफेक्टेड के आने के और 50% ही चांसेस हैं नॉर्मल के आने के। अगर देखें कि नॉर्मल, अगर फर्ज करें कि जो अफेक्टेड अलील आ गई तो ऑफ कोर्स ये जो डॉटर होगी ये होगी कलर ब्लाइंड, और अगर नॉर्मल अलील आ गई तो ये जो डॉटर होगी शी वुड बी नॉर्मल। सो जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी है डॉटर के नॉर्मल होने की, मिनिमम प्रोबेबिलिटी डॉटर के नॉर्मल होने की, इट हैज टू बी द 50%. So best response is beta. Let's start off our discussion with the decision tree for determining mode of inheritance. अब एग्जाम कई दफ़ा ट्रेट्स को आपके सामने डिस्क्राइब करता है इन डिफरेंट वेज कि ये पर्टिकुलर ट्रेट है, जनरेशन 1 में इतने मेल्स फीमेल्स को अफेक्ट कर रहा है, एंड जनरेशन 2 में इतने मेल्स फीमेल्स को अफेक्ट कर रहा है, एंड सो ऑन। एंड एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप ये बताएं वेदर जिस ट्रेट की बात हो रही है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, वो एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है, एंड सो ऑन। सो इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम एक एल्गोरिथमिक अप्रोच डेवलप करते हैं। So first of all, if you want to know that a particular trait is dominant or recessive,
अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोई भी ट्रेट डोमिनेंट है या रिसेसिव है, तो आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछेंगे, आर ऑल जनरेशंस इफेक्टेड? अगर सारी जनरेशंस इफेक्ट हो रही होंगी तो वो ट्रेट डोमिनेंट होगा। अगर जनरेशन स्किप हो रही हैं, राइट, सारी जनरेशन इफेक्ट नहीं हो रही, तो वो पर्टिकुलर ट्रेट जो है वो रिसेसिव होगा, राइट। अब हमें पता है कि ऑफ कोर्स अगर सारी जनरेशन अफेक्टेड हैं, इसका मतलब यह है कि ट्रेट डोमिनेंट है, क्योंकि ये जिस भी जनरेशन में ट्रांसमिट होगा उसमें इसने एक्सप्रेस होते जाना है। रिसेसिव ट्रेट कि ये कह लें कि इसकी पेक्युलरिटी होती है कि ये हाइड हो सकता है। एनीवेज, सिमिलरली एक और वे से भी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। इफ यू वांट टू सी वेदर अ पर्टिकुलर ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव, तो सिंपली आप देख सकते हैं कि आपको क्लू मिल रहा है कि उसमें कैरियर स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। याद रखना, कैरियर स्टेट्स सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव ट्रेट्स के लिए एग्जिस्ट करती हैं, डोमिनेंट के लिए कोई कैरियर स्टेट नहीं होती। सो अगर नो कैरियर स्टेट है, राइट, अगर कैरियर स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, लाइक सो यहाँ पे नो कैरियर स्टेट है, नो कैरियर स्टेट को नो किया हुआ है, इसका मतलब है कि अगर कैरियर स्टेट एग्जिस्ट करती है, सो कैरियर स्टेट का होना ये स्ट्रेट क्लू है कि वो जो रिस्पेक्टिव ट्रेट है वो रिसेसिव है। कैरियर स्टेट का ना होना ये स्ट्रेट अवे क्लू है कि वो पर्टिकुलर जो ट्रेट है वो डोमिनेंट है। और ये एक जनरलाइजेशन है कि जो डोमिनेंट डिसऑर्डर्स हैं ये एनाटॉमिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ये स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स होते हैं, जबकि जो रिसेसिव ट्रेट्स हैं बेसिकली जनरली ये एंजाइमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ये फंक्शनल प्रॉब्लम्स होते हैं। ये जनरलाइजेशन है, राइट, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है। अब ट्रेट डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, अब हम ये देखना चाहते हैं कि वेदर ये ऑटोसोमल है या ये एक्स लिंक्ड है। सो पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है। सेकंड क्वेश्चन ये है, और इस क्वेश्चन को हम आंसर कैसे करते हैं, हम दोनों केसेस में देखते हैं वेदर ये मेल्स में स्पेसिफिकली लीथल है या नहीं है। अगर तो ट्रेट स्पेसिफिकली मेल्स में लीथल नहीं होगा तो हम कहते हैं ये ऑटोसोमल है, यानी कि मेल्स फीमेल्स दोनों को इक्वली इफेक्ट करेगा। और अगर खास तौर पे वो मेल्स को इफेक्ट कर रहा है तो वो एक्स लिंक्ड है। अब ऑटोसोमल जो डोमिनेंट है इसकी एग्जांपल से मार्फन सिंड्रोम है, और जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है इसकी एग्जांपल से हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स हैं। उसके बाद फिर अगर रिसेसिव ट्रेट है, अगर ये स्पेसिफिकली मेल्स में लीथल नहीं है, अगेन ये ऑटोसोमल है, जैसे फिनाइलकीटोन्यूरिया डिजीज है। और अगर खास तौर पे ये मेल्स में स्पेसिफिकली लीथल है तो इट कैन बी एक्स लिंक्ड, जैसे कि हमारे पास हीमोफीलिया है, ये एक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है, मेल्स में खास तौर पे ये लीथल है, राइट। सो इस तरह से दो मेजर हमारे पास क्वेश्चंस हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव, और सेकेंडली ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड। तो डोमिनेंट और रिसेसिव को हमने फाइंड किया वेदर सारी जनरेशन इफेक्ट हो रही है या नहीं हो रही। सो इस चीज को देखते हुए, और फिर ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है, इसको हमने ओवरऑल किस तरह से फाइंड आउट किया कि स्पेसिफिकली हमने उसकी लिथैलिटी को देखा इन मेल्स। अगर खास तौर पे मेल्स में वो लिथल है तो वो एक्स लिंक्ड है, अदरवाइज वो ऑटोसोमल है, विच मीन्स कि वो दोनों जेंडर्स को यानी मेल्स और फीमेल्स को इक्वली अफेक्ट कर रहा है दैट पर्टिकुलर ट्रेट। सो दैट्स ऑल अबाउट द डिसीजन ट्री of the inheritance. Hope that you have enjoyed the discussion. Thank you very much. जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल क्या है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड के, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जेक्टिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिक, रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया, इसको यहाँ से प्ले कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब
उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट वीयर नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शंस फिर ओपन हो गए। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम ट्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें, से सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ, तो इसके सारे के सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। सो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें आप देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चंस उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने topgrade.bk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चंस का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चंस के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चंस को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया था उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चंस उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चंस का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखें कि ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। आप किसी भी टैग पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चंस हैं वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट पूल है जो कि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शंस को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन को चूज किया, इसमें से मैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सब सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्ट्रीम। इसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केपीके का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे के सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही होगी। इसके अलावा
फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है, यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तैयारी के शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीज को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें एक तो वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा वो आपको गाइड कर रहे हैं, हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो है वो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन के आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारा आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली हैं। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज अबाउट topgrade.bk। अब लास्ट में मैं आपको यही कह के अपने डिस्कशन को कंक्लूड करना चाहूंगा कि देर ना करें, अभी से टॉप ग्रेड को ज्वाइन करें और मेडिकल कॉलेज में अपना दाखिला यकीनी बनाएं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, मे अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।